क्या आपको भी कमर में दर्द रहता है, स्टिफनेस की समस्या है और आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये दर्द क्यों है और कैसे हम इससे रिकवर हो सकते हैं? कमर के दर्द होने पर आपको कौन-कौन से आसन करने चाहिए और लास्ट में वीडियो के हम जानेंगे कुछ आयुर्वेदिक टिप्स और डाइट्स। तो लास्ट तक बने रहिए और अपनी बैक पेन को बाय बाय हमेशा के लिए बोलिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं सेगमेंट 1 की ओर, जहां हम जानेंगे रीजन फॉर बैक पेन। आखिर बैक पेन होता क्यों है, क्या है इनकी कॉमन रीजन। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है आपकी सिटिंग पोजीशन। अक्सर आप लोग रॉन्ग सिटिंग पोस्चर में बैठे रहते हैं, जिसके कारण आपको कमर का दर्द हो सकता है। दूसरा रीजन है लैक ऑफ मूवमेंट। जब आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कराते, मीन्स लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके कमर का दर्द बन सकता है। तीसरा जो रीजन है वो है आपकी लैक ऑफ डाइट। या तो आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, उसके कारण भी। और एक रीजन और हो सकता है जो है आपका डिप्रेशन और एंजाइटी। अगर आप दोस्तों डिप्रेशन है, स्ट्रेस आपको रहता है, तो इसके कारण भी हमारी जो मसल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण भी हमको कई बार कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। एक और रीजन है दोस्तों, अगर आपको इन तीन रीजन के अलावा नहीं जान पा रहे हैं कि हमको इन तीनों रीजन में से कोई भी समस्या नहीं है, आपको ना ही तो लैक ऑफ डाइट है, ना ही आपको न्यूट्रिशन की समस्या है, ना ही आपको रॉन्ग सेटिंग पोस्चर है। इन रीजन के कारण एक रीजन और है जो मेजरली पाया ही पाया जाता है। जैसे कि अगर आपको इन रीजन में समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार जरूर आप ब्लड टेस्ट कराएं। अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप जरूर देखेंगे कि आपको कोई ना कोई विटामिन की कमी होगी। मेजरली जो विटामिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो विटामिन डी और विटामिन B12, जो हमारी नर्व हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो गाइज एक बार जरूर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं और अपने बैक पेन को सबसे पहले तो डायग्नोस करें, जिससे आपको एक प्रोग्रेसिव मॉड्यूल पता लग सके कि किस तरीके से आप अपने बैक से रिलीफ पा सकते हैं और अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरे सेगमेंट की ओर आपको ले चलते हैं, जिसमें हम जानेंगे कौन कौन से आसन करने चाहिए बैक पेन के दौरान, जिससे कि आपकी बैक में रिलीफ मिले और आप अपनी बैक पेन से छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्लो स्लो जॉइंट मूवमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रख लीजिए। अब अपने कंधों को इस तरीके से चलाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे बिल्कुल स्लो स्लो मूवमेंट कराएंगे क्लॉकवाइज। केवल 5 बार इस तरीके से करना है आपको, जिससे कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट होंगे। जो इसमें स्टिफनेस है, जो कड़ापन है, वो दूर होना लगेगा। अब इसी तरीके से आप इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इसी तरीके से घुमाते जाएं। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेपीशियस मसल्स हैं, जो आपकी बैकबोन स्कैपुला है, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे मार्जरी आसन का, जिसको कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। तो कैट एंड काउ पोज करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से अपनी मैट पर वर्टिकल हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर डिस्टेंस ओपन करें। अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से शोल्डर डिस्टेंस ओपन करें। अपने पैर की उंगलियों को, टोज को इस तरीके से रखेंगे। अब आप श्वास भरते हुए अपनी कमर को इस तरीके से ले जाएंगे और गर्दन ऊपर की साइड। आप श्वास छोड़ते हुए अपने आप को इस तरीके से हंच बनाएंगे और नीचे की ओर गर्दन को ले जाएंगे। इसका अभ्यास करेंगे लगभग 5 से 10 राउंड। अगर इसका अभ्यास आप 2 समय भी अपने डेली रूटीन में लाते हैं तो आपको फायदा और जल्दी और आपकी रिकवरी और फास्ट होगी। इसके बाद करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए शशांक आसन में चले जाएं। अपने घुटनों को थोड़ा सा वाइड रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर इस तरीके से लेट जाएं। इसी पोजीशन में अपने आप को थोड़ी देर रोकने का प्रयास कीजिए। लंबा गहरा श्वास, शरीर को महसूस कीजिए, अपनी बैक, अपने थाइज, अपने हिप जॉइंट्स, अपनी मिडिल बैक, अपनी लोअर बैक। देखिए एक अच्छा सा खिंचाव आप महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे अब श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे।
अगला अभ्यास हम करने वाले हैं भूनमन आसन का। तो भूनमन आसन के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर इस तरीके से फैला लें। अब अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर जितना डिस्टेंस रखेंगे। अब आप श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से टर्न करें अपने लेफ्ट की तरफ और श्वास छोड़ते हुए जमीन को टच कीजिए। ध्यान रखें जब आप जमीन को टच कर रहे हैं तो आपका ये जो पैर है वो बिल्कुल भी उठना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत उठ जाए चलेगा, लेकिन घुटने से ऊपर मीन्स आपकी जो थाइज है वो बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। तो इस तरीके से आप श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी राइट साइड टर्न करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। अब फिर से श्वास भरेंगे और वापस आएंगे। ध्यान रखें जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अपने शरीर को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा तानना नहीं है। दोस्तों अक्सर जब हम योग करते हैं या क्लासेस में जाते हैं तो कई सारे ट्रेनर इस तरीके से कराते हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मोड़ दिया, खींच दिया, तो वो बिल्कुल शरीर के साथ ना करें, क्योंकि शरीर एक नाजुक चीज़ है और उसको अगर आप बिल्कुल फील के साथ अगर योग करेंगे और आप हर एक मसल को महसूस करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और जल्दी रिकवरी होगी। योग ना कि दर्द लेने के लिए बल्कि दर्दों का उससे छुटकारा पाने के लिए योग किया जाता है। तो आप इस तरीके से सांस छोड़ते हुए इसके लगभग 10 राउंड कीजिए, 5 इस साइड से राइट से और 5 लेफ्ट साइड से। अब धीरे धीरे अपने आप को सामान्य स्थिति वज्रासन में ले आएंगे। अब अगला अभ्यास हम जो करने वाले हैं दोस्तों वो करने वाले हैं हम अपना भुजंगासन। तो भुजंगासन को करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से अपनी मैट पर पेच के बल लेट जाएं। अपने पैर के जो टोज हैं उनको बिल्कुल फ्लैट रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने नेक्स्ट टू द चेस्ट रखेंगे एंड देन श्वास भरते हुए आप चेस्ट को अप करेंगे। बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, जितना आपको कंफर्टेबल पोजीशन हो और जहां भी आपको स्ट्रेच महसूस होना शुरू हो जाए बस वहीं अपने शरीर को रोक लेना है। उससे ज्यादा आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, सामान्य रखेंगे और इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, लगभग 5 से 10 सेकंड, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसको दोस्तों हम लगभग 5 से 10 बार ही करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। जब आप योग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि कितनी बार करना है। ये बहुत ही विशेष एक टॉपिक है जिसके बारे में हम दोस्तों बाद में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है रिपीटेशंस, क्यों रिपीटेशंस इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक प्रोग्रेसिव मॉड्यूल है गाइस। प्रोग्रेसिव मॉड्यूल्स में क्या होता है गाइस कि आपको एक ग्रेजुअली रिजल्ट्स दिए जाते हैं। मीन्स आपको फर्स्ट डे इतना करना है, सेकेंड डे इतना करना है। जैसे आप लोग गाइस जिम जाते हो तो आपने उसमें भी देखा होगा कि रेप्स फर्स्ट डे इतने नहीं लगवाएंगे। क्यों? यही कारण है कि एकदम अगर आप किसी चीज़ को लोड देंगे तो वो चीज़ बनने की जगह बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए रेपिटेशन का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर गाइज आप लोग भी चाहते हैं कि मैं 30 डेज का एक प्रॉपर मॉड्यूल बनाऊं जिसमें मैं आपको प्रॉपर रेपिटेशंस के साथ कि एक फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सेकेंड डे साथ में क्या करना है, और उस वीडियो में मैं आपके साथ योग अभ्यास करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको एक पर्सनल ट्रेनर फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताएं कि क्या मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। पहले आइए हम बात करते हैं सेगमेंट 3 जिसमें हम जानेंगे कि कुछ आयुर्वेदिक टिप्स और डाइट्स क्या हो सकती हैं जिसके थ्रू हम अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। तो गाइज योग जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट के थ्रू खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि योग केवल 1 या 1.5 घंटे आप करेंगे, बाद बाकी डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, पूरी दिनचर्या कैसी है। तो उस पर भी एक डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कितनी फास्ट और कितनी स्लो होगी, वो आपकी डाइट के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके की डाइट लेनी है जिसमें आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। सबसे पहले आप मॉर्निंग में जब उठेंगे तो सबसे पहले गुनगुना पानी लें और उसमें एक नींबू निचोड़ें और उसका सेवन करें। लगभग 10 दिनों तक आपको इस चीज़ का सेवन करना है और उसके बाद आप आंवला खाना शुरू करें। क्योंकि दोस्तों कई बार हमारी डाइट बहुत एनरिच होती है विटामिन और मिनरल से, लेकिन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। जैसे कि विटामिन डी कई लोग लेते हैं,
कई लोगों की डाइट बहुत अच्छी होती है, उनको विटामिन B12, विटामिन डी ये सब मिलता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता। क्या कारण है? क्योंकि अगर आप आंवला लेंगे, इसके मैं क्यों आपको आंवला बता रहा हूँ, क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है दोस्तों। जब आप आंवला खाना शुरू करोगे, तो वो आपकी जो डाइट से जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, उनका एब्जॉर्प्शन वो बहुत ही अच्छा कर देता है। इसलिए आंवला बोला गया है आयुर्वेद में कि आंवले को आप 12 महीने खा सकते हैं। मीन्स एक ऐसी खटाई है जो आपके लिए बिल्कुल भी बोल सकते हैं कि नुकसानदायक नहीं है। तो आप इसको अपनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इस पूरे सेशन को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और क्या रिजल्ट आपके रहे, जिससे मैं अगली वीडियो में और प्रोग्रेसिव मॉड्यूल लाएंगे। जब तक के लिए